मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार, रेवाड़ी, हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज के अपने अध्याय का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक के इस साम्राज्य के बारे में जानेंगे। आज का अपना उपविषय है विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन व अन्य गतिविधियां। विद्यार्थियों, विजयनगर के महान साम्राज्य ने 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 2 शताब्दियों तक दक्षिण में मुसलमानों के आक्रमण को रोके रखा। विजयनगर कर्नाटक का एक भाग था। इस भाग को मराठों ने अपने क्षेत्र में मिलाया बाद में, और उसके बाद टीपू सुल्तान ने भी इस पर कब्जा किया और बाद में 18वीं सदी के अंत में अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बन गया। अंग्रेजों के काल में ही यहाँ के मंदिरों में पूजा पाठ बंद हुआ तथा मंदिरों व अन्य भवनों की मरम्मत करवाकर उनका संरक्षण किया गया। अर्थात अंग्रेजों के राज आने तक यहाँ के मंदिरों में पूजा पाठ होता था। उसके बाद अंग्रेजों ने बंद करवा करके और यहाँ के क्षेत्र को, यहाँ की बिल्डिंग्स को, सबको मरम्मत करवा करके संरक्षित किया गया। हमने पिछले पार्ट में कुछ भवनों की पुरानी जर्जर तस्वीर देखी थी जो संरक्षण से पहले की थी। ये तस्वीरें 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर ग्रिनला ने ली थी। उनके 60 मोमी कागज की नेगेटिव प्रिंट आज भी सुरक्षित हैं। विद्यार्थियों, अब विजयनगर का प्रशासन कैसा था जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिलेखों तथा परंपराओं से पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य की नींव 2 भाइयों हरिहर राय और बुक्का राय ने 1336 ईस्वी में रखी थी। ये दोनों भाई मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति थे। आरंभ में ये हिंदू थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण पर आक्रमण किया तो इनको पकड़कर ले गया और मुसलमान बना लिया तथा दक्षिण भारत को विजय करने के लिए सेना की कमान इनको सौंप दी। किसी बात को लेकर मोहम्मद बिन तुगलक से इनकी अनबन हो गई और ये दक्षिण में अपने पुराने स्थान पर आ गए। यहाँ वे गुरु विद्यारण्य से मिले। उन्हीं के निर्देशन, मार्गदर्शन और आशीर्वाद से पुनः हिंदू धर्म में लौटकर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित था। यह पहाड़ी इलाका रामायण में वर्णित प्राचीन किष्किंधा था जो बाली और सुग्रीव की राजधानी होती थी। ये जानकारी आपको विद्यार्थियों पहले से होगी भी। किष्किंधा का वर्णन आपने रामायण में सुना होगा। ये तुंगभद्रा नदी का चित्र है, कैसे पहाड़ों के बीच से ये नदी बहती थी। और इन पहाड़ियों को देखिए, अलग अलग पत्थर अलग अलग रखे हुए से दिखाई देते हैं। ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित हम्पी का चित्र है। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, ये हम्पी नगर बसा हुआ है सारा। ये सारा हम्पी नगर, इसके उत्तर में ये तुंगभद्रा नदी बह रही है। ये विरूपाक्ष का विशाल काय मंदिर है। पूर्वी गोपुरम दिखाई दे रहा है। ये विद्यार्थियों तुंगभद्रा नदी का चित्र नजदीक से लिया हुआ चित्र है। मैंने स्वयं यहाँ की यात्रा की है और देखिए नदी का तल देखिए, एकदम पत्थरों से पक्का है और बड़ा शुद्ध जल है। कितना पारदर्शी जल है, देखिए ध्यान से। ये विद्यार्थियों तुंगभद्रा नदी के किनारे बने 2 द्वार व उनके बीच में बना राजाओं का पूजा स्थल व विश्राम स्थल। अगले बड़े द्वार के पास से तुंगभद्रा नदी बहती है। ये ध्यान से देखिए, ये पहला द्वार और वो आगे दूसरा द्वार, उसके क्रॉस करते ही तुंगभद्रा नदी बहती है। तो राजा महाराजा यहाँ विश्राम करते थे। ये उनका मंदिर था, पूजा स्थल था। तो इस तरह विद्यार्थियों इन दोनों भाइयों ने, हरिहर राय व बुक्का राय ने, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के साथ ही संगम वंश की नींव रखी। पहले 1336 से 1356 ईस्वी तक हरिहर ने राज किया
उसके बाद उनके भाई बुक्का राय ने 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक राज किया। इनका अपने समकालीन राजाओं के साथ वैचारिक, व्यापारिक व तकनीकी आदान प्रदान हुआ, तो उनके साथ क्षेत्र को लेकर संघर्ष भी हुआ। इन शासकों में दक्षिण के सुल्तान व उड़ीसा के गजपति शासक भी थे। विजयनगर के शासकों का अपने पड़ोसी मुस्लिम शासकों से लंबा और हमेशा संघर्ष चलता रहा। पहला राजवंश जो संगम वंश कहलाता था, उसने 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक राज किया। इस वंश को सुलुओं ने उखाड़ फेंका, जो इनके सैनिक कमांडर थे। इस तरह 1485 से 1503 ईस्वी तक सुलुओं ने राज किया। सुलुओं का स्थान फिर तुलु वंश ने ले लिया। विद्यार्थियों, विजयनगर का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय इसी तुलु वंश से थे। कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक राज किया। इसके शासन की प्रमुख विशेषता राज्य का विस्तार और उसका दृढ़ीकरण थी। इस राजा कृष्णदेव राय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अमुक्त मल्यद, जिसमें उन्होंने व्यापार व व्यापारियों के रक्षण पोषण पर बहुत ध्यान देने की बात लिखी है। कृष्णदेव राय की प्रमुख उपलब्धियों को पढ़ते हैं एक बार। उन्होंने 1512 ईस्वी में रायचूर, दोआब, जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र था, पर अधिकार कर लिया। 1514 ईस्वी में उड़ीसा के शासकों का दमन किया। 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह हराया। भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया तथा दक्षिण भारत के मंदिरों में बने विशाल गोपुरम जैसा गोपुरम विरूपाक्ष मंदिर में भी बनवाया, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में, पिछले व्याख्यान में देखा था। अपनी मां की याद में विजयनगर के पास ही नगलपुरम नामक नगर बसाया। यह विजयनगर का अतुलनीय शांति और समृद्धि का काल कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में रखी हुई कृष्ण देव राय की ये मूर्ति है, जो वहाँ के गोपुरम में रखी है। इसके बारे में पेश ने भी वर्णन किया है उनके शारीरिक रचना के बारे में। वो लिखता है कि उनका मझला कद, गोरा रंग, अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। ऐसा उन्होंने राजा कृष्णदेव राय का फिजिकल वर्णन पेश ने किया है। विद्यार्थियों, 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद राज्य के ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों और सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 ईस्वी तक केंद्र का नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अरेविदु वंश के हाथों चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। परंतु इसके बाद राजा कृष्णदेव राय के बाद ये साम्राज्य कमजोर होता चला गया और इसका पतन हो गया। इसके पतन को पढ़ते हैं। विजयनगर के शासकों और दक्षिण के सुल्तानों के बीच मैत्रीपूर्ण व तनावपूर्ण दोनों प्रकार के संबंध रहे। 1565 ईस्वी में संबंध बदले और दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम शासकों ने इकट्ठा समूह बनाकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। ये 3 मुस्लिम शासक बीजापुर, गोलकुंडा व अहमदनगर के शासक थे। उस समय विजयनगर साम्राज्य में फूट पड़ी हुई थी। तालीकोटा के मैदान में, जिसे राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य के प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में सेना पराजित हुई। अर्थात तालीकोटा के मैदान में इस साम्राज्य का पतन हो गया, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। विजयनगर को बुरी तरह से लूटा गया। 3 मुस्लिम आक्रमणकारी राजाओं ने संगठन बनाकर इस सुंदर नगर का सर्वनाश कर दिया। स्वेल अपनी पुस्तक फॉरगॉटन एम्पायर में लिखता है,
विश्व के इतिहास में किसी भी समय में एक बड़े और समृद्ध नगर की इतनी भयानक और शीघ्र तबाही कभी नहीं हुई जितनी कि विजयनगर की हुई। एक दिन तो इस नगर के लोग परिश्रमी, धनी तथा समृद्ध थे, परंतु अगले ही दिन यह नगर लुटेरों के हाथों खंडर बन गया तथा हजारों लोग हताहत हो गए। यह तबाही इतनी भयानक थी जैसे कि पहले कभी और कहीं नहीं देखी गई थी। इस युद्ध के बाद भी अरविदु वंश के शासक पहले पेनुकोंडा से और फिर तिरुपति के समीप चंद्रगिरी से शासन करते रहे। आओ विद्यार्थियों, एक बार विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों पर नजर डालते हैं कि किन कारणों से यह इस युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से लगातार 300 वर्षों तक राज्य उन्नति और समृद्धि के सोपान चढ़ता रहा और दक्षिण का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक केंद्र रहा। किंतु तालीकोटा के युद्ध के पश्चात यह छिन्न-भिन्न हो गया और पतन की ओर अग्रसर हो गया। इसके पतन के निम्नलिखित कारण हम देखते हैं। पहला कारण, कृष्णदेव राय के बाद उसके उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे जो सीमाओं की रक्षा कर सके। मुस्लिम राज्यों के साथ निरंतर संघर्ष से यह साम्राज्य कमजोर हो गया और इन आक्रमणों से इन्हें अपार क्षति उठानी पड़ती थी। तीसरा कारण, विजयनगर की सेना में संगठन का अभाव था, क्योंकि सेना का एक बड़ा हिस्सा नायकों और अमरनायकों के नेतृत्व में था और इसलिए विद्यार्थियों, सेना नायक और अमरनायकों की वफादार होती थी। चौथा कारण, आसपास के मुस्लिम राज्यों में आपसी एकता थी, जबकि विजयनगर के साथ ऐसा कोई सहयोगी नहीं था। इस तरह इस साम्राज्य का पतन हो गया। विद्यार्थियों, ये एक सुंदर महल के अवशेष हैं जो अब एक चबूतरा ही बचा है। देखिए कितने डिजाइन से बनाया गया था इस चबूतरे को पहले, फिर इसके ऊपर ये निर्माण कार्य किया गया था। ये पहला और इसके बाद ये, और फिर ये बराबर में कक्ष होंगे, परंतु इसका डिजाइन कोई विशेष प्रकार का ही था। ये एक सुंदर महल का चित्र है जिसको अब संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थियों, आप जानते हैं राय कौन होते थे और नायक कौन होते थे। राय, विजयनगर के शासक अपने नाम के साथ राय लगाते थे, अर्थात नाम के अंत में हम देखते हैं वो राय लगाते थे, जैसे कृष्णदेव राय, बुक्का राय, हरिहर राय आदि। भारत के शासकों में इस तरह की उपाधियां लेने व नाम के साथ लगाने की परंपरा थी। जैसे हम भारत के अनेक शासकों को देखते हैं। उड़ीसा के एक राजवंश ने गजपति की उपाधि ली हुई थी। गजपति का अर्थ होता है हाथियों का स्वामी। इस तरह विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों का स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। अब जानते हैं नायक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य में राजाओं के पास नायक होते थे। इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। नायक सेना के प्रमुख होते थे जो किलों पर नियंत्रण रखते थे। दूसरा, आमतौर पर ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील होते थे, यानी कि सेना के साथ ये घूमते रहते थे। बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी इन नायकों का साथ देते थे, क्योंकि ये किसानों को भूमि उपलब्ध करा देते थे जीत करके। आमतौर पर ये तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई बार ये विद्रोह भी कर देते थे, परंतु राजा सैनिक कार्रवाई करके इनके विद्रोह को दबा देता था और अपने वश में कर लेता था। परंतु इन नायकों को अपने क्षेत्र से राजस्व वसूलने का कोई अधिकार नहीं था। वे अपने उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखते थे और किलों में रह करके साम्राज्य की रक्षा करते थे।
विद्यार्थियों, अब अमर नायकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अमर नायक कौन होते थे? अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज मानी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली में कई तत्व दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से लिए गए थे। यानी कि इल्तुतमिश ने जब सल्तनत की स्थापना की उस समय इक्ता प्रणाली शुरू की थी, वैसी ये प्रणाली थी। अमर नायकों की विशेषताएं क्या थी? अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिया जाता था। यानी कि राज्य का थोड़ा थोड़ा भाग इनके अधिकार में दे दिया जाता था। वे किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य कर वसूल करते थे। यानी कि राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार इनके पास था, जबकि नायकों के पास राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था। अमरनायक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेता था। अमरनायक विजयनगर के शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे, जिसकी मदद से इन्होंने दक्षिण भारत को जीता। यानी कि अमरनायकों ने एक अच्छी सेना तैयार की। वे राजस्व का कुछ भाग अपने क्षेत्र में सिंचाई के साधनों और मंदिरों के रखरखाव पर भी खर्च करते थे। यानी कि अमरनायक राजस्व इकट्ठा करते थे तो वो अपने व्यक्तिगत उपयोग पर खर्च करते, घोड़ा हाथियों के रखरखाव पर खर्च करते। फिर अच्छा राजस्व आए, इलाके में किसान समृद्ध हों तो सिंचाई के साधनों पर भी खर्च करते थे और उस अपने इलाके के मंदिरों के रखरखाव पर भी ये खर्च करते थे। अमरनायक वर्ष में एक बार राजा को भेंट भेजा करते थे। कई बार अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजा के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित होते थे। राजा भी कभी कभी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देता था और उनको ये दर्शाता था कि तुम मेरे नियंत्रण में हो। यानी कि अपना नियंत्रण दिखाने के लिए उनके ट्रांसफर करता था। 17वीं शताब्दी में इनमें से कुछ नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए, क्योंकि सेना रखते थे और जैसे ही केंद्र कमजोर हुआ ये अपने राज्य स्थापित करने लग गए। इस कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा और ये कारण भी माना जाता है पतन का। शासक और व्यापारी के कैसे संबंध थे? किस तरह के संबंध थे? विद्यार्थियों देखो, शासक और व्यापारी के आपसी संबंध एक दूसरे की जरूरत पर आधारित थे। शासकों को अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए अच्छे घोड़े चाहिए और सेना का साजो सामान चाहिए। ये सब पूर्ति कहाँ से होती थी? व्यापारियों से। इसलिए हमने पीछे पढ़ा, कृष्णदेव राय ने भी कहा कि व्यापारियों से अच्छे संबंध बनाने चाहिए। क्या क्या चीजें व्यापारियों से मिलती थी इनको? अरबी घोड़े युद्ध के लिए अच्छे माने जाते थे। इन घोड़ों का व्यापार अरबी व्यापारी करते थे। बाद में भारतीय स्थानीय व्यापारी भी इन घोड़ों का व्यापार करने लगे और एक अन्य जाति बन गई जिनको आज भी किस नाम से जाना जाता है? कुदिरई चेट्टी। ये घोड़ों के व्यापारी थे। 1498 में पुर्तगाली भारत में आए और वे बंदूकों का प्रयोग करते थे और इसलिए उन्होंने बंदूकों का प्रयोग करके आसपास के काफी इलाके पर अपना प्रभाव बना लिया था और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। तो विजयनगर के शासक भी चाहते थे कि पुर्तगालियों व्यापारियों से उन्हें बंदूकें मिल जाए, इसलिए उनसे अच्छे संबंध रखने का प्रयास किया। विजयनगर का बाजार मसालों, वस्त्रों और रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। राज्य की जनता धनी थी और विदेशी वस्तुओं की मांग थी, जैसे रत्न, आभूषण जैसी महंगी वस्तुएं वो मांग करते थे। यानी कि लोकल लोग विदेशों से रत्न और आभूषण मंगवाते थे। इस व्यापार से राज्य की समृद्धि और आय बढ़ती थी। विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय के बारे में हमने अभी पढ़ा। वो तुलु वंश से थे। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 20 साल राज किया। इसके शासन की प्रमुख विशेषता राज्य का विस्तार और दृढ़ीकरण था और ये कैसे हुआ? अच्छे व्यापार से। इस राजा कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्लत पुस्तक लिखी जिसमें शासक ने व्यापार और व्यापारियों के
रक्षण पोषण पर बहुत ध्यान दिए जाने के बारे में लिखा है। उन्होंने बंदरगाहों को सुधारने और वाणिज्य को प्रोत्साहित करने की बात की, जिससे घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। विदेशी नाविकों के रुकने का अच्छा प्रबंध करना चाहिए, यानी कि विदेशी नाविक आते हैं तो अच्छे से उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। कई बार तूफान, बीमारी या थकान के कारण भी नाविक उनके प्रदेश में रुक जाते हैं, उतरना पड़ता है उनको किनारों पर, तो उनकी भी भली भांति देखभाल करनी चाहिए। विदेशी व्यापारियों को दरबार में बुलाकर सम्मान करना चाहिए और उनको तोहफे देने चाहिए। उनके व्यापार को उचित मुनाफे की स्वीकृति अर्थात गारंटी देनी चाहिए कि यदि आप हमारे राज्य में व्यापार करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। इस तरह की बात राजा कृष्णदेव राय ने लिखी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी बातें हम इसमें अमुक्त माल्यद का ये एक दृष्टांत है, इसमें दृष्टि डालने पर आपको सारा पढ़ने को मिलेगा। हम्पी का बाजार कैसा था? हम्पी एक समृद्ध नगर था। 16वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगाली सैलानी पेज तथा नूनीज हम्पी आए थे। उन्होंने हम्पी के बाजार का बहुत अच्छा विवरण दिया है। इस बाजार में बहुत से व्यापारी रहते थे तथा वहाँ सभी प्रकार के हीरे, जवाहरात, मोती, कपड़ा सब मिल सकता था। वे लिखते हैं कि नगर में रहने वाले लोग बहुत ही सुंदर कपड़े पहनते थे तथा आकर्षक आभूषणों से लदे होते थे। स्त्रियों के आभूषण की बहुमूल्यता का अनुमान लगाना मुश्किल था, यानी कि स्त्रियां बहुत महंगे महंगे आभूषण पहनती थी। कई स्त्रियों द्वारा पहने गए कंगन, कड़े और बहुमूल्य पत्थर इतने भारी थे कि कई स्त्रियां उन्हें उठा भी नहीं सकती थी तथा उनको उठाने के लिए कई स्त्रियां उनके साथ चलती थी, मदद करती थी उनके आभूषणों को उठाने के लिए, और वो पहने रहती थी। पेज द्वारा ये बड़ा सजीव वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है जो हम इसमें पढ़ सकते हैं। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं। वहाँ सभी प्रकार के माणिक, हीरे, जवाहरात, पन्ने, मोती, छोटे मोती, वस्त्र, पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। इनकी पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु वहाँ मिलती है। इस तरह से फल फ्रूट भी मिलते हैं, नींबू, संतरे, अंगूर, और इसके अलावा फलों के अलावा और भी बहुत सी वस्तुएं, मांस वगैरह भी मिलता है। सुअर, मृग मांस, तितर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर, ये सभी मिलते हैं। पक्षी, चिड़िया, चूहे, बिल्लियाँ, छिपकलियाँ, ये भी मिलती हैं। तो ये पेश का एक सुंदर वर्णन बाजार का हमें मिलता है। विद्यार्थियों, बाजार अलग अलग जगह पर स्थापित होते थे। कहाँ कहाँ स्थापित होते थे बाजार, कहाँ कहाँ होते थे, देखते हैं। ये मंदिर के सामने का बाजार है। हमने पीछे पढ़ा था कि मंदिर आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र होता था। ये मंदिर का द्वार है और इसके सामने, मंदिर के द्वार के सामने ही ये बाजार है। ये बाजार की लाइनें छोटी छोटी दिखाई दे रही है, दुकानें। ये सामने दुकानों की लाइन है, इनके पिलर दिखाई दे रहे हैं। ये सब दुकानें थी। कितना सुंदर बाजार मंदिर के सामने था। ये बाजार बाल कृष्ण मंदिर के सामने का है। ये भी मंदिर के सामने का बाजार है। वो सामने बड़ा विशालकाय गोपुरम दिखाई दे रहा है और ये मंदिर है के सामने के बाजार हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, जलाशय के दोनों तरफ कितना भव्य सुंदर बाजार का दृश्य है। ये दुकानें हैं दोनों तरफ। देखिए, ये सामने एक मंच है जिस पर कलाकार अपनी प्रस्तुति देते होंगे। ये देखिए, एक बाजार है जिसके दोनों तरफ दुकानें हैं। बीच में एक भव्य 2 मंजिला एक हम मंच देख रहे हैं। ये 2 मंजिला मंच हम देख रहे हैं। यहाँ पर कलाकार और संगीतकार या नृत्य करने वाले यहाँ आते होंगे और बाजार में लोगों का मनोरंजन करते होंगे। ये सामने दुकानों के पिलर हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं। तो कितना मनोरम दृश्य होता होगा बाजार का उस समय।
ये विद्यार्थियों 2 मंजिला बाजार है। देखो 2 मंजिल की दुकानें हैं। देखो ये कितने सुंदर पिलर हैं। एक एक पिलर को देखो, पत्थर से, ग्रेनाइट पत्थर के हैं सब पिलर। बहुत मजबूत होता है ग्रेनाइट पत्थर। उसके ऊपर फिर ये दूसरी मंजिल है, वो पीछे दिखाई दे रहा है बाजार। तो 2-2 मंजिल के भी बाजार यहाँ मिलते हैं। ये भी एक बड़ा बाजार स्थल है। देखिए दोनों तरफ ये दुकानें हैं, पिलर दिखाई दे रहे हैं दुकानों के। ये विशालकाय बाजार स्थल। विद्यार्थियों ये खुला बाजार स्थल था जो मेलों के अवसर पर सजता था। इसको हम पिछले व्याख्यान में भी देख चुके हैं। इस पे भी मंच बने हुए हैं जगह जगह। इन मंचों पर अलग अलग प्रकार की दुकानें लगती थी। ये देखिए बाजार में ये चबूतरे बने होते थे। इन चबूतरों पर छाया करने के लिए खड्डे बने होते थे। पिछले व्याख्यान में हमने देखे थे। इनमें बांस लगा करके और अपनी बरसात या धूप से छाया करते होंगे, और इस तरह से पक्के बाजार स्थल थे। विद्यार्थियों ये एक दान पात्र है जो भगवान बाल कृष्ण के मंदिर के सामने रखा है। इस दान पात्र के हमारे इससे पीछे की साइड में बाजार था और ये मंदिर के दरवाजे के सामने रखा है। 2 प्रकार के दान पत्र थे। एक में नाली बनी हुई है, एक में नाली नहीं है। इसमें बीच में एक दीवार है, पत्थर को काट कर बनाया गया है। ये पत्थर के 2 ढक्कन इन पर रखे रहते थे। पत्थर को काट कर बनाया गया हौज इस नगर में अनेक स्थानों पर मिलते हैं, जिनमें पशु आदि के पीने के लिए पानी डालते होंगे। अनेक जगह मिलते हैं इस तरह के, पत्थर को काट कर बनाए गए हैं। ये विद्यार्थियों कुछ हथियार हमें वहां से मिले हैं। देख रहे हैं आप, भाले हैं नुकीले, ये हाशिए हैं, ये कुल्हाड़ा है। यह एक शाही स्नानागार है जो रानियों के लिए बनाया गया था। ये देखिए ये सारा हौज है पानी का। चारों तरफ वरांडे बने हुए हैं, एक साइड में कमरे भी हैं। ये पूजनीय देव की मूर्तियां अनेक जगह वहां मिलती है। इनको खंडित कर दिया गया आक्रमणकारियों द्वारा। ये हाथ इनके तोड़ दिए गए हैं। इस तरह से कई जगह से खंडित कर दी गई है ये मूर्तियां। ये पैर से तोड़ दिया गया है। बहुत सुंदर मूर्तियां थी ये एक विशाल शिवलिंग है। वहाँ ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं और पत्थर बड़ा मजबूत है, तो उन पर मूर्तियाँ उकेरना बड़ा आसान है। तो वहाँ पर पत्थरों पर उकेरी हुई मूर्तियाँ खूब मिलती है। देखो ये हाथी को अपने वश में कर रहे हैं। एक हाथी ने एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो पीछे ये इसको वश में कर रहे हैं। ये कि पत्थरों को काट करके विशालकाय भगवान गणेश की मूर्ति वहाँ है। विद्यार्थियों हमने 2 व्याख्यानों में यहाँ के महलों, मंदिरों और बाजारों को देखा। इनको कैसे संरक्षित किया गया, ये प्रक्रिया एक बार देखते हैं। 20वीं शताब्दी में हम्पी का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 ईस्वी में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। बाद में 1986 में यूनेस्को ने विश्व विरासत घोषित करते हुए पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया। 1980 ईस्वी में हम्पी के भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों में विश्व के अनेक विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। 20 साल तक कार्य करते रहे देश विदेश के इतिहासकार और विद्वान। अब कैसे कार्य किया, उनकी आरंभिक प्रक्रिया हम पढ़ते हैं कि उन्होंने सारे हम्पी क्षेत्र को एक मानचित्र में तैयार किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से की बारीकी से जानकारी लेंगे, यानी कि मानचित्र निर्माण की। इसका पहला चरण यह था मानचित्र निर्माण का कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांट दिया और प्रत्येक वर्ग को अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, परंतु 25 भागों में बांटा, इसलिए उन्होंने ए से जेड तक में आई को छोड़ दिया, 25 हो गए। फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के समूहों में बांटा गया।
यह भी काफी नहीं रहा, इसलिए आगे फिर छोटे वर्गों की और छोटी इकाइयों में बांटा गया। जैसे ए वर्ग को ले, फिर उसको आगे 25 वर्गों में बांट दिया, ए को भी। जैसे ए बी, ए सी, ए जेड, फिर ए को भी आगे और 25 वर्गों में बांट दिया, ए बी, ऐसे। और फिर आगे बांटते चले गए ऐसे। आगे एक मैप में समझते हैं इस प्रक्रिया को। अब विद्यार्थियों, अब मानचित्र में समझते हैं। ये देखिए, हम्पी को 25 वर्गाकार भागों में बांट दिया गया, ऐसे ए बी सी डी ई ऐसे। इसमें आई नहीं है। 5 किलोमीटर की लंबाई एक को दी गई, तो इस तरह से 25 किलोमीटर का एरिया, 25 किलोमीटर ऐसे और 25 किलोमीटर एरिया ऐसे। इसको 5-5 किलोमीटर के हिसाब से बांट दिया। फिर इसमें सघन इलाके को और आगे भागों में बांटा। जैसे ये एन वाला इलाका है, ये बीच में, इसको ये हमने ले लिया, ये एन वाला इलाका है। इसको फिर 5 भागों में बांट दिया, 1-1 किलोमीटर पर। ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर की, फिर ये 1 किलोमीटर, फिर ये 1 किलोमीटर, ऐसे। और फिर इनको नंबरिंग दी गई, एन ए, एन बी, यानी कि ABCD दे दी गई एन को भी। और इस तरह से फिर बांट करके फिर इनका सघन अध्ययन किया गया। फिर कुछ इलाके और भी सघन थे, उनको आगे और बांटना पड़ा। तो आगे हम देखते हैं कि जो मंदिर का इलाका था, विरूपाक्ष मंदिर का इलाका था, ये NM वाला इलाका, इसको आगे फिर और छोटे भागों में बांटा गया और मंदिर को अलग से एक भाग में बांट करके अलग से अध्ययन किया गया। वो देखते हैं अगले मानचित्र में। विद्यार्थियों, अब इस NM इलाके का अध्ययन करते हैं। यानी कि इस NM को हम पहले देखा कि पहले 5-5 किलोमीटर पर बांटा गया था, फिर आगे चलकर उसको 1-1 किलोमीटर के हिस्से में बांटा गया। अब इसको 250-250 मीटर में बांट दिया गया, ऐसे। इस तरह से बांटे गए ये। और फिर मंदिर का इलाका अलग से इसमें से, विरूपाक्ष मंदिर का इलाका फिर छोटे क्षेत्र से इसमें से निकाला गया। ये विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा आ गया। फिर यहाँ गहन अध्ययन किया गया। ये पूर्वी विशाल द्वार है विरूपाक्ष मंदिर का, ये दूसरा द्वार, ये मंडप हैं विरूपाक्ष मंदिर के, ये एक उत्तर द्वार है। इस तरह से ये मंदिर का द्वार दिखाया गया है। ये नक्शा हमने पिछले व्याख्यान में भी देखा था। तो इस तरह से अध्ययन करके छोटी छोटी चीज़ों को अनेक यात्रियों के वृत्तांतों से, साहित्यों से, दक्षिण भारत के मिलने वाले साहित्यों से, जो तमिल, कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु किसी भी तरह से मिले उनसे, और फिर वहाँ की मिली वस्तु के साथ मिलान करके इतिहास का निर्माण वहाँ पर किया गया। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पीछे मानचित्र में देखा, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनसे हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देव स्थलों और आवासों से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया। उनका प्रलेखन भी किया गया। इस सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है। जॉन एम फिट्स, जॉर्ज मिशेल तथा MS नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया और वो कार्य के आरंभ से अंत तक जुड़े रहे, इन्होंने पत्थरों के बीच की जगह, दरवाजों के छज्जों तथा मीनारों के बीच के विभिन्न बिंदुओं की कल्पना की। इन्होंने विभिन्न यात्रियों के वृत्तांत को फिर इन भवनों के साथ मिलान किया। उन भवनों को देखा, फिर उस समय जो यात्री आए थे उन्होंने क्या वृत्तांत लिखा अपनी पुस्तक में, उससे मिलान किया। बीच बीच में हमें वहाँ मिले अभिलेखों से भी मिलान किया, उनसे भी मदद ली गई। और इस तरह से विजयनगर के इतिहास का बड़ी मेहनत के साथ विद्यार्थियों पुनर्निर्माण हो सका है, जो उस समय का सबसे अच्छा और विशाल समृद्ध साम्राज्य माना गया है। इसी के साथ आज का व्याख्यान हमारा समाप्त होता है। कुछ अभ्यास के प्रश्न।
विजयनगर की स्थापना कब और कैसे हुई वर्णन करें। राजा कृष्णदेव राय और उनकी उपलब्धियों का वर्णन करें। विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण लिखो। राय किन्हें कहा जाता था, नायक कौन थे, अमर नायकों का वर्णन करो। विजयनगर साम्राज्य में शासक और व्यापारियों के संबंधों पर प्रकाश डालिए। पेश हम्पी के बाजार का कैसा वर्णन करता है। महलों, मंदिरों और बाजारों के अंकन की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।